नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? आशा रखता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने एक सुंदर आराधना कविता का अध्ययन किया था और इस तास में हम एक अच्छी कहानी का अध्ययन करेंगे जिसमें हमें कोई सीख मिलती है जो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती है। तो इस कहानी में इतिहास के एक खूबज ज़्यादा अत्यंत पराक्रमी राजा अशोक, सम्राट अशोक के जीवन में से ली गई है। सम्राट अशोक के जीवन में से कई प्रेरणा रूप कहानियाँ हमें मिलते हैं। उनमें से एक ये है न्याय मंत्री। तो पहले हम इस के लेखक के बारे में जानते हैं और आगे सम्राट अशोक के जीवन में से ली गई कहानी के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी के लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी न्याय मंत्री कहानी के लेखक कौन है, यह सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि न्याय मंत्री कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी है। सुदर्शन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में, कब? 1896 में, और उनकी निधन 1968 में हुई थी। तो हमारे जो लेखक है सुदर्शन जी, उनका जन्म सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नाम के स्थान में हुआ था। और सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। यह बात भी हमें याद रखनी है कि सुदर्शन जी के मूल नाम क्या है। तो सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट नाम के स्थान में हुआ था। और कब? तो 1896 में। बद्रीनाथ शर्मा ने कई सारी कहानियाँ लिखी है और उन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक़ था। तो जब आपकी उम्र के थे, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तभी से उसने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी और तरह तरह की कहानियाँ लिखी है जिनमें कई हमें सीख मिलती है, हमारे जीवन में प्रेरणा रूप बन सकती है, ऐसी कहानी लिखी है। तो उनकी कुछ कहानी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो बद्रीनाथ शर्मा ने जो कहानी लिखी है उनमें पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट और नगीना, ये प्रमुख कहानी है। प्रमुख यानी कि जो ऐसी कहानी है कि बहुत ही फेमस हो गई हो, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई हो और लोगों को यह बहुत पसंद आई हो, ऐसी कहानी है। तो पुष्पलता, सुप्रभात और परिवर्तन, पनघट और नगीना, इतनी उनकी प्रमुख कविताएं, कहानी संग्रह है और ये उनका एकमात्र उपन्यास है। उनका नाम क्या है? उस उपन्यास का नाम तो भागवंती। जो हिंदी साहित्य में आप देखते हैं तो कविता होती, निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास भी, उपन्यास का भी समावेश होता है। जैसे कि गुजराती में हम बात करें तो वार्ता जिनको हिंदी में हम कहानी कहते हैं, नवल कथा जिनको हम उपन्यास कहते हैं। तो बद्रीनाथ शर्मा यानी कि सुदर्शन जी ने एक उपन्यास की रचना की है। उस उपन्यास जिनको हम भागवंती नाम से जाने जाते हैं, वह भागवंती भी अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आपने सुदर्शन जी के बारे में जान लिया है। क्या क्या जाना? तो हमारे अभ्यासक्रम में जो दूसरा पाठ चैप्टर 2, उनका नाम क्या है? न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के कर्ता कौन है? न्याय मंत्री के साहित्य प्रकार क्या है? तो साहित्य प्रकार एक कहानी है और इस कहानी के कर्ता यानी कि इस कहानी किसने लिखी, उनके लेखक कौन है? तो वह है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम क्या है? तो वह है बद्रीनाथ शर्मा।
और सुदर्शन जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नाम के स्थान पे हुआ था और बचपन से ही उसने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। इन कहानी संग्रह और उपन्यास में जो बताया है वह है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट और नगीना। यह उनकी कहानी संग्रह है और उनका एकमात्र उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या बताया गया है? तो है भागवंती, जो गुजराती में उसे नवल कथा कहते हैं, उसे हिंदी में उपन्यास है। बराबर। तो हमारे जो न्यायमंत्री कृति है उसमें सम्राट अशोक का जीवन दर्शन किया गया है। सम्राट अशोक कौन थे? तो महान मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र है सम्राट अशोक। और इस अशोक का पूरा नाम देवनामप्रिय है। देवनामप्रिय सम्राट अशोक, देवनामप्रिय अशोक मौर्य, यह उनका पूरा नाम है। और सम्राट अशोक बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कई सारे युद्ध किए और कई विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा युद्ध किया जिनमें कई सैनिक घायल हुए, कितने ही सिपाहियों की मौत हुई। इनके कारण उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस कलिंग के युद्ध में कई सैनिक घायल हुए और कई सैनिकों की मौत हुई है। इन्हीं के कारण उनके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो लड़ाई है वह रुक दी और समाज, देश में शांति लाने का प्रयास किया। और इस सुलह के कारण उन्होंने कई स्तंभ बनवा दिए। इस स्तंभ में कई तरह तरह के स्तंभ बना दिए। इस स्तंभ में यह बात लिखी गई है कि प्रजा कैसे सुखी हो सकती है, कैसे सुख से रह सकती है। इस बात का उन्होंने अपने स्तंभ में उल्लेख किया है। तो आपने जाना ही होगा, आपने कहीं पे तो सुना ही होगा कि सम्राट अशोक के स्तंभ, उन्होंने अपने नाम के जो स्तंभ बनाए हैं उसमें यह बात तो लिखी गई है कि प्रजा कैसे सुखी रह सके। बराबर। तो सम्राट अशोक कौन थे? तो महान मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, यानी कि उनके सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माता है, उनका नाम धर्मा थी। जो धर्मा है वह ब्राह्मण कन्या थी और धर्मा और बिंदुसार के विवाह से जो पुत्र हुआ उनका नाम अशोक। जो अशोक आगे बढ़ के एक महान पराक्रमी वीर योद्धा हुए और यह शक्तिशाली योद्धा का हृदय परिवर्तन कब हुआ? तो जो कलिंग में युद्ध हुआ उसमें उनका हृदय परिवर्तन हुआ। क्या देखकर? तो कई सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी रण मैदान में। तो इस रण मैदान में देखी हुई लाशें देखकर उनका हृदय परिवर्तन होता है और वह धर्म, जैन धर्म का आविष्कार करते हैं और यह युद्ध, लड़ाई समाप्त कर देते हैं। और इन्होंने जो स्तंभ बनाए उसमें लिखा है कि प्रजा कैसे सुखी है। जो जूनागढ़ में भी सम्राट अशोक का एक लेख मिलता है। तो अब हम ऐसे जो प्रजा के हितैषी राजा है उनके बारे में कौन नहीं कहता, तो हमें इस अशोक, सम्राट अशोक के जीवन में से जो प्रेरणा मिलती है अब इस न्याय मंत्री कहानी में देखते हैं। तो ऐसे प्रजाप्रिय अशोक, सम्राट अशोक अपने प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ हर हाल में रहता है और प्रजा को अच्छी तरह से न्याय मिल सके
और अत्याचार, लूट, चोरी ये सब रुक जाए। इसी वजह वह एक न्याय मंत्री की शोध में थे। उन्हें एक न्याय मंत्री की तलाश थी, इसलिए वह गुप्त वेश में अपना वेश बदलकर अपने राज्य में जाता है। तो पहले ऐसा था, इतिहास में ऐसा कहा गया है कि कई राजा अपनी प्रजा की जो सुख दुख जानना चाहते हैं, उनकी परिस्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो वेश पलट कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी सम्राट अशोक है, वह अपना वेश बदल कर निकलते हैं और एक ब्राह्मण शिशुपाल का नाम उन्होंने सुना कि वह न्यायप्रिय है, इसलिए उनके पास जाते हैं। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है। देखते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी कहानी। यहाँ की न्याय मंत्री जो हमारा दूसरा प्रकरण है वह शुरू हुआ है। तो संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैले चुके थे और ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। तो संध्या का समय, अंधेरी होने लगी थी, सूर्यास्त हो गया था, सूर्य अस्त हो गया था और संध्या का समय था, करीब 7 बजे के आसपास। तो उस संध्या के समय पे ब्राह्मण शिशुपाल के घर पे कोई अनजान आदमी आया और उन्होंने शिशुपाल के घर के दरवाजे खटखटाए। तो शिशुपाल सोचने लगा कि इस वक्त कौन होगा। तो उसने कहा कि कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, एक परदेसी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? तो बाहर जो कोई आदमी था उन्होंने कहा, शिशुपाल ने पूछा कि आप कौन है? इस वक्त पे घर के अंदर से ही उसने जवाब दी कि आप कौन है? तो बाहर से जवाब आया कि मैं एक परदेसी हूँ और क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ पे स्थान मिल सकता है? तो शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई नवयुवक खड़ा था। तो शिशुपाल नवयुवक खड़ा था और शिशुपाल ने कहा कि आइए, पधारिए, आप अतिथि हो, जिनकी वजह से, अतिथि के वजह से आज हमारा घर पवित्र हो गया। जो पहले ऐसा होता है कि जो हमारे घर पे अतिथि आए उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। अतिथि किन्हें कहा जाता है? जो शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कि जिनके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। गुजराती में हम मेहमान कहते हैं उसे अतिथि। तो यहाँ पे जो उनका समानार्थी शब्द भी बन सकता है, अतिथि तो मेहमान। तो शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खुला तो सामने एक नवयुवक खड़ा था और उन्हें देखकर शिशुपाल कहते कि आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। ऐसा वह शिशुपाल उस नवयुवक को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। और थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच देश की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। यानी कि देश की व्यवस्था, तो उस समय, तत्कालीन समय में देश में क्या क्या हो रहा था उस बारे में चर्चा हुई इन दोनों के बीच। कौन है दोनों? तो एक परदेसी नवयुवक है और एक ब्राह्मण शिशुपाल है। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा, क्या कहा कि इस वक्त, इस समय बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? अन्याय। प्रजा को अच्छी तरह से न्याय नहीं मिलता, उसे अन्याय कहते हैं। तो शिशुपाल ने उस परदेसी को कहा कि इस समय बड़ा अन्याय हो रहा है। तो शिशुपाल का यह कथन सुनकर जो परदेसी है वह असहमत था, उनकी इस बात से सहमत नहीं था। परदेसी शिशुपाल ने कहा कि इस वक्त देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। तो परदेसी शिशुपाल की इस बात को से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि दोष निकालना तो सुगम है। सुगम का मतलब है सरल। तो उस परदेसी ने कहा कि किसी का भी दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। हम किसी की भी जो गलती है उसे देखते हैं, किसी का भी दोष निकाल सकते हैं, यह सब तो बहुत ही सरल है। लेकिन हमें कुछ अच्छा करना है
तो वह बहुत ही कठिन है। तो शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे जो अवसर मिले न्याय करने का तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। शिशुपाल ने क्या कहा उस परदेशी से कि अगर मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो परदेशी ने कहा कि क्या आप न्याय का अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल ने कहा जी हाँ, मैं न्याय का अवसर चाहता हूँ। तो परदेशी ने कहा कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अन्याय हो गया नहीं। तो अगर शिशुपाल का मानना है कि इस वक्त अन्याय हो रहा है और कोई जो गरीब प्रजा है, दीन प्रजा है, दुखी प्रजा है, उनकी बात कोई नहीं सुनता, इसी कारण आज अन्याय हो रहा है। तो परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। परदेशी का ऐसा मानना था कि कहीं अन्याय नहीं है, सबको न्याय मिलता है, ऐसा जो परदेशी नवयुवक था वह मानता था। इसलिए शिशुपाल ने कहा कि जो मुझे अगर न्याय करने का अवसर, अवसर का मतलब होता है तक, मौको, तो अगर मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो परदेशी ने कहा कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा, तो क्या आप न्याय का अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल ने कहा हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। तो नवयुवक ने कहा कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने कहा बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। तो नवयुवक ने कहा फिर कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? तो शिशुपाल ने कहा नहीं। तो इस दौरान परदेशी ने कहा कि यह बहुत ही कठिन काम है। तो शिशुपाल ने कहा ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। क्या है? जो परदेशी है उसका कहना है कि यह बहुत कठिन काम है, कार्य है कि सबको न्याय, अच्छी तरह से न्याय मिले, यह कार्य मुश्किल है। तो शिशुपाल का मानना है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो इसके दौरान बाद में जो परदेशी थे वह कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। सुबह हो गई, क्योंकि जब परदेशी शिशुपाल के घर आया था तब शाम के ही समय था, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैले चुके थे, वह तो पहले ही बता दिया। तो अब इस दौरान दोनों की देश की व्यवस्था के बारे में बातचीत होती है और शिशुपाल न्याय का अवसर चाहते हैं। तो परदेशी का मानना है कि यह बहुत ही कठिन है, किसी का हम दोष तो निकाल सकते, वह तो सुगम है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। तो अब शिशुपाल कहता है कि मेरे लिए, यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। फिर वह परदेशी कुछ नहीं बोले और दोनों सो गए। सुबह उठते ही परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदाई ली। सुबह का समय हो गया और वह जो परदेशी था वह तो रात काटने के लिए ही आया था। तो सुबह होते ही शिशुपाल को धन्यवाद दिया। किस बात का धन्यवाद? तो उन्होंने उससे रात काटने के लिए स्थान दिया था, जो आश्रय दिया था, इसी के कारण उस परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और वह उनसे विदा ली। कुछ इस बात के कुछ समय बीत गए। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। इस बात के करीब 7-8 दिन बीत गए होंगे और उसके बाद शिशुपाल के घर राजा के कुछ सिपाही आए, सम्राट के कुछ सिपाही आए और उन्होंने कहा कि चलो शिशुपाल, तुम्हें सम्राट ने बुलाया है। क्या कहा? कि चलो शिशुपाल, तुम्हें हमारे सम्राट ने राज दरबार में बुलाया है। तो शिशुपाल पहले तो बहुत ही सहम गया, डर गया। सहम जाना का मतलब है डर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। और फिर उन्हें लगा कि जो नवयुवक परदेशी आया था उन्होंने कहीं सम्राट के सामने मेरी सच्ची झूठी शिकायत तो नहीं की होगी ना, ऐसा उन्हें डर लगने लगा कि जो ऐसा किया शिशुपाल ने कहा था कि अन्याय हो रहा है, तो उस परदेशी ने राजा के सामने यह बात रख दी होगी। तो इस बात का शिशुपाल को डर है। फिर वह राज दरबार में जाते हैं।
तो शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि जो दरबार में जो सिंहासन है, उस सिंहासन पर जो बैठे हैं वह और कोई नहीं, जो शिशुपाल के घर पे आए हुए परदेशी थे वही सम्राट अशोक है। इससे तो शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है और वह बहुत ही डर जाता है कि क्या यह सच है कि जो परदेशी आया था वही इस साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक है। इस बात से शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है और सम्राट अशोक ने कहा कि आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए पधारिए, आपका इस दरबार में स्वागत है। मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो पहले तो शिशुपाल कुछ नहीं बोले और फिर उसने कहा कि जो सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। क्या कहा कि जो सम्राट की इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूँ और मैं न्याय करूँ तो मैं तैयार हूँ। फिर सम्राट ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा कि तो ठीक है, कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर उस शिशुपाल को पहना दी। यह अंगूठी इस राज्य की राज्य मुद्रा थी और यह बताती है कि कल से शिशुपाल है वह न्याय मंत्री है। और शिशुपाल तो यही चाहता था कि मैं न्याय कर सकूं और शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन गए। उसके रूप में न्याय मंत्री की जो राज्य की मुद्रा है, राष्ट्र मुद्रा है, वह अंगूठी शिशुपाल के हाथ में पहना दी और अब शिशुपाल क्या हो गया? तो शिशुपाल न्याय मंत्री हो गया। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने से पूरी तरह से राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी बात का डर नहीं था और चारों ओर शिशुपाल के नाम के डंके बजने लगे, यानी कि शिशुपाल के नाम की धूम मच गई। धूम मच जाना यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध होना, यह मुहावरे का अर्थ है। धूम मच जाना तो बहुत ही प्रसिद्ध हो जाना। तो शिशुपाल के नाम की धूम मच गई, यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे तक के भी खुले रखकर चले जाते थे। किसी को किसी बात का डर नहीं था, सब लोग बेफिक्र होकर फिरते थे और किसी को किसी बात का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि अब शिशुपाल न्याय मंत्री बने थे। बराबर। इस बात को कई दिन हो गए। शिशुपाल अब न्याय मंत्री बने और शिशुपाल के नाम की धूम मच गई थी। चारों ओर शिशुपाल के नाम का ही जय जयकार हो रहा था। तो शिशुपाल न्याय मंत्री बनने के कारण लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले रख जाते थे, किसी को किसी बात का भय नहीं था। लेकिन ऐसे सुख, ऐसी शांति ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन, कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया कि किसी ने रात के जो पहरेदार है उनकी हत्या कर दी। क्या हुआ कि आज दिन तक जब शिशुपाल न्याय मंत्री बना तो आज दिन तक राज्य में सुख शांति थी, लेकिन आज ऐसा दिन आया कि किसी ने रात में जो पहरेदार होते हैं उनमें से एक पहरेदार की हत्या कर दी और इस बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। लोगों को लगता था कि इतने दिनों तक सुख शांति रही और शिशुपाल का न्याय मंत्री बनने के बाद सब लोग चैन से रह सके थे, लेकिन यह अचानक क्या हो गया कि रात के पहरेदार है उसकी किसी ने हत्या कर दी। तो इस बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उनका मतलब है कि शिशुपाल बहुत ही दुखी थे, बहुत ही चिंतित रहने लगा। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो शिशुपाल ने खाना पीना भी छोड़ दिया और
उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक किए, यानी कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और बड़ी कड़ी मेहनत के दौरान बहुत ही जांच की। उनके दौरान जब अपराधी का पता चला तब शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह अपराधी और कोई नहीं परंतु सम्राट अशोक ही थे। देखो कि सम्राट अशोक ने ही तो शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया था और इतने दिनों तक राज्य में सुख शांति रही, लेकिन अब सम्राट अशोक ने ही कोई कारणसर रात के जो पहरेदार थे उस सिपाही की हत्या कर दी। और इसकी जांच करने के बाद पता चला कि इस अपराध के अपराधी और कोई नहीं लेकिन इस राज्य के सम्राट ही थे और वह सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने ही इस पहरेदार की हत्या कर दी और उनकी क्या वजह है और अब सम्राट का क्या होगा, शिशुपाल न्याय कैसे करता है, यह देखने के लिए आप फिर से मिलते हैं हम। तो तब तक के लिए रजा दीजिए, मैं रजा चाहता हूँ। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शिशुपाल ने कैसे न्याय किया, राजा को क्या सजा दी गई और न्याय मंत्री कौन बनता है और कैसे न्याय करता है।